लाइव। चलिए शांत हो जाइए दोस्तों, शांत हो जाइए। पिछले क्लास में हम लोग, अब शांत रहिएगा, आप तो हम कुछ बोले। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बैठिए पीछे वाले दोस्त, बैठिए। चले बातचीत बंद करिए, बातचीत बंद। अरे वाइट गमछा, बातचीत बंद करिए। टेस्ट का OMR भी अपलोड कर दीजिए प्लीज ऑनलाइन में। चलिए हो, जो भी ऑपरेटर है वो OMR भी डाउनलोड करवा दीजिएगा। टेस्ट के क्वेश्चन के साथ OMR भी ऑनलाइन वाले को अवेलेबल करा दीजिएगा। PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है। PDF डाउनलोड कैसे नहीं होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। PDF में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अब हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं, और आज की क्लास की शुरुआत वहीं से होगी जहां पिछले क्लास खत्म हुआ था, क्या? और पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड। अच्छा, चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़े, और अब तक जिन जिन सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग पढ़े हैं वो है प्रियॉन, वायरोइड, वायरस और बैक्टीरिया। अब हम अगले सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेना बहुत जरूरी है। तो आइए उन्हीं बातों को हम पहले जान ले, तब हम बैक्टीरिया के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्मजीव है, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव हैं इस पृथ्वी पर, उन सारे सजीव को हमारे जीव वैज्ञानिकों ने 5 जगत में विभाजित किया है। कितने जगत में? 5 जगत में। उनके नाम से आप परिचित हो जाइए। उनका नाम है मोनेरा, उनका नाम है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव हैं, बातचीत नहीं, बातचीत मत करिए, ठीक है। इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, उन सजीवों को 5 जगत में विभाजित किया गया है। किस आधार पर विभाजित किया गया है?
तो समानता और असमानता के आधार पर सजीवों को कुल 5 जगत में बांटा गया है। इन 5 जगत के बंटवारा को हम विस्तार पूर्वक बायोलॉजी के अगले चैप्टर, चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। चूंकि चैप्टर सूक्ष्मजीवों का है तो यहां पर भी इन बंटवारों को ध्यान में रखना थोड़ा जरूरी है, इसलिए हम आपके ध्यान में इसको ला रहे हैं। तो पृथ्वी पर जो भी सजीव है, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, चाहे पौधा हो चाहे जंतु, उनको इसी 5 जगत में किसी न किसी एक जगत में रखा गया है। इन 5 जगत की अगर बात करिएगा तो इस 5 जगत में मोनेरा में केवल और केवल एक कोशिकीय सजीव को रखा गया है। मोनेरा में केवल और केवल एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा में भी केवल और केवल कैसे सजीव रखे गए हैं? एक कोशिकीय। जबकि फंगी जगत में एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों रखे गए हैं। जबकि प्लांटी जगत में सभी पौधा को रखा गया है और सभी पौधा बहुकोशिकीय होते हैं। जबकि एनिमिलिया में सभी जंतु को रखा गया है और सभी जंतु भी बहुकोशिकीय होते हैं। तो पृथ्वी पर जितने भी सजीवों का पता हमारे जीव वैज्ञानिकों ने लगा पाया है अभी तक, उन सजीवों को समानता और असमानता के आधार पर कुल कितने जगत में बांटा गया है? 5 जगत में। इस 5 जगत में जो मोनेरा जगत है उसमें केवल कैसे सजीव हैं? एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा जगत में भी केवल एक कोशिकीय। फंगी में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों को रखा गया है, यानी फंगी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों प्रकृति के होते हैं। प्लांटी जगत में सारे पौधे को रखा गया है, सारा पौधा बहुकोशिकीय होता है। एनिमिलिया जगत में सारे जंतु को रखा गया है, सारे जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। यानी कि 5 जगत में 2 जगत में केवल एक कोशिकीय है, 2 जगत में केवल बहुकोशिकीय है और एक जगत में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों। बात समझे? जितने भी सजीव का पता जीव वैज्ञानिकों ने अब तक लगाया है, उन सजीव को समानता एवं असमानताओं के आधार पर कितने जगत में बांटा गया है? 5 जगत में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। 5 जगत में बांटने का मेन उद्देश्य ये है दोस्तों कि हम सजीवों के बारे में आसान तरीके से समझ सके, सजीवों के बारे में आसान तरीके से समझ विकसित कर सके। इस पृथ्वी पर इतने सजीवों की जातियां हैं कि एक एक करके उन सजीवों के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उम्र बीत जाएगी, सजीव के बारे में हम पूरा पढ़ भी नहीं पाएंगे। इतने अधिक सजीवों की जातियां इस पृथ्वी पर मौजूद है। इस पृथ्वी पर सजीवों की इतनी अधिक जातियां मौजूद है कि एक एक करके उसके बारे में हम पढ़ने लगे तो पता चलेगा एग्जाम भी हो गया, जिसको दरोगा बनना था बन भी गया, उम्र भी खत्म हो गया, लेकिन अभी तक सजीव की जातियां पढ़ते पढ़ते समाप्त। अर्थात एक एक करके आप सजीवों के बारे में पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सजीव की जातियां ही इतनी अधिक है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ना इसलिए पड़ेगा कि अगर मानव सारे सजीवों के बारे में नहीं जानेगा तो फिर भविष्य में होने वाले पर्यावरण परिवर्तनों से वे अपने बचाव नहीं कर पाएंगे। तो सजीवों के बारे में पढ़ना आसान हो जाए, इसीलिए उन्हें यानी समान गुण वाले सजीव को एक ही जगत में रख दिया गया है। अब हम एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं सारे सजीवों को, लेकिन इन 5 के बारे में तो पढ़ सकते हैं। और जब आप इन 5 के बारे में पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनके बारे में अनुमान लग जाएगा। तो सजीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए उन्हें समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर
इन 5 जगत में बांटा गया है, जिनमें है मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनरा में केबल और केबल क्या है? प्रोटिस्टा में केबल, फंगी में, प्लांटी में और एनिमिलिया में सभी पौधा सभी जंतु बहुकोषकीय होते हैं। सभी पौधा सभी जंतु। तो 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोषकीय सजीव हैं? 2। कितने जगत में केवल बहुकोषकीय हैं? 2। 5 जगत में वे कौन जगत है जिसमें एक कोष के बहुकोष के दोनों है? कौन है? फंगी। अब जो हमारा सूक्ष्म जीव है वो अधिकांशतया क्या है? एक कोषकीय है। जो एक कोषकीय सजीव होते हैं वही आंखों से नहीं दिखते हैं, और जो आंखों से नहीं दिखते हैं उन्हें ही सूक्ष्म जीव कहते हैं, उन्हें ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी 5 जगत में 2 जगत ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। सजीवों के 5 जगत में, सजीवों के 5 जगत में, थोड़ा आवाज कम करिएगा, सजीवों के 5 जगत में 2 जगत केवल ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। अर्थात केवल और केवल किसको रखा गया है? एक कोषकीय को रखा गया है। किसको रखा गया है? एक कोषकीय को। अब सवाल यहीं पर उठता है कि जब इसमें भी एक कोषकीय है, इसमें भी एक कोषकीय है, दोनों में एक कोषकीय है, तो फिर एक कोशिकीय के लिए 2 जगत बनाने की क्या जरूरत थी? बात समझे कि नहीं समझे? दोनों ही जगत, बहुत कम कर दे, थोड़ा बढ़ा दीजिए। दोनों ही जगत में एक कोशिकीय को रखा गया है, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक कोशिकीय सजीवों को रखने के लिए 2 जगत क्यों बनाए गए हैं? एक ही जगत में सारे एक कोशिकीय को रख दिया जाता, अर्थात सारे सूक्ष्म जीवों को रख दिया जाता। 2 जगत बनाने की जरूरत क्या थी? तो दोस्तों जरूरत थी, इसलिए बनाया गया है। मतलब मोनरा जगत में जो एक कोशिकीय हैं और प्रोटिस्टा जगत में जो एक कोशिकीय हैं वे अलग अलग तरह के हैं, एक तरह के नहीं है। मोनरा जगत के सूक्ष्म जीव और प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीवों में अंतर होता है। गुणों में अंतर होने के कारण ही इन्हें अलग अलग रखा गया है। और हमें अब यही समझना है कि आखिर क्या अंतर है मोनरा और प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीवों में। आखिर क्या अंतर है मोनरा और प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीवों में। तो आइए इस अंतर को हम समझने का प्रयास करते हैं कि मोनरा जगत के सूक्ष्म जीव या मोनरा जगत के एक कोशिकीय सजीव और प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीव या प्रोटिस्टा जगत के एक कोशिकीय सजीवों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, उसी को आइए आप समझते हैं। क्लियर है? जितनी बात बताए समझे। अब आप क्या समझने के लिए तैयार हैं वो समझे कि नहीं समझे कि मोनरा जगत के सूक्ष्म जीव और प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीव में क्या अंतर है। अंतर बिल्कुल है, और अंतर होने के कारण ही उन्हें अलग अलग स्थान पर रखा गया है, एक जगह नहीं रखा गया है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर अंतर क्या है। एक तरफ लिख देते हैं प्रोटिस्टा और दूसरा तरफ लिख देते हैं मोनेरा। और अब अंतर को आप समझिए। सबसे पहला अंतर, जो मुख्य अंतर है, सबसे पहला अंतर है कि मोनरा जगत में जो सूक्ष्म जीव है या मोनरा जगत में जो एक कोशिकीय सजीव है वो है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला। किस कोशिका वाला? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला। प्रोकैरियोटिक कोशिका आप जानते हैं, ऐसे कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं, बहुत कम विकसित होते हैं, वो कौन है? तो मोनरा जगत में जितने भी सूक्ष्म जीव है वे किन कोशिका वाला सूक्ष्म जीव है? किन सूक्ष्म जीव वाला?
प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा वाला जो सूक्ष्मजीव है, प्रोटिस्टा वाला जो सूक्ष्मजीव है वो क्या है? यूकैरियोटिक। वो क्या है? पहला अंतर। मोनरा वाले सूक्ष्मजीव प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं और प्रोटिस्टा वाले सूक्ष्मजीव क्या हैं? यूकैरियोटिक विकसित कोशिका होते हैं जिनमें केंद्रक होता है। तो मुख्य अंतर आप समझे, बात समझ गए ना। और ये भी ध्यान रखिए कि जो सूक्ष्मजीव में कोशिका नहीं होते हैं वे ना तो मोनरा में है और न ही प्रोटिस्टा में है, न ही फंगी प्लांटी एनिमिलिया में है। अर्थात वायरवाइड को, प्रियोन को, वायरस को किसी भी जगत में रखा नहीं गया है, वो जगत से बाहर का सूक्ष्मजीव है। तो जो मोनरा जगत के सूक्ष्मजीव है उनका कोशिका किस प्रकार का? उसका कोशिका किस प्रकार का? और जो प्रोटिस्टा वाला है यानी मोनरा वाला सूक्ष्मजीव की कोशिकाएं विकसित नहीं होती है और प्रोटिस्टा वाले सूक्ष्मजीव की कोशिकाएं क्या होती है? विकसित होती है। क्या होती है? अब ध्यान दीजिए कि मोनरा वाला सूक्ष्मजीव जो है वो सर्वव्यापी प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? सर्वव्यापी प्रकृति के होते हैं। जबकि प्रोटिस्टा वाला अधिकांशतः सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? जलीय होते हैं। जो मोनरा जगत के सूक्ष्मजीव है उसकी प्रकृति सर्वव्यापी होते हैं, वे हर तरह के वातावरण में पाए जाते हैं। लेकिन अगर प्रोटिस्टा के सूक्ष्मजीव को देखें तो प्रोटिस्टा के अधिकांश सूक्ष्मजीव का निवास स्थान क्या है? जल है, वे जल में रहते हैं। क्लियर हो गया। अगला है दोस्तों कि मोनरा जगत के सूक्ष्मजीवों में, मोनरा जगत के सूक्ष्मजीवों में क्या पाया जाता है? सेलवाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलवाल पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन प्रोटिस्टा वाले में सेलवाल नहीं पाया जाता है। प्रोटिस्टा वाले सूक्ष्मजीव में सेलवाल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद अगला अंतर है कि मोनरा जगत के सूक्ष्मजीवों में प्रचलन अंग नहीं होते हैं। प्रचलन अंग नहीं होते हैं। प्रचलन अंग नहीं होते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाएगा सूक्ष्मजीव, वो जाने के लिए किसी भी प्रकार की संरचना नहीं होती है। किस जगत के सूक्ष्मजीवों में? जबकि प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीवों में प्रचलन अंग पाए जाते हैं। प्रचलन अंग पाए जाते हैं। प्रचलन अंग पाए जाते हैं और इन प्रचलन अंग का नाम है सीलिया। क्या नाम है? सीलिया। इन प्रचलन अंग का नाम क्या है? फ्लैजिला। क्या नाम है? फ्लैजिला। इन प्रचलन अंग का नाम है कूटपाद। क्या नाम है? कूटपाद। सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद, ये सब सूक्ष्म जीवों के प्रचलन अंग है। सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद क्या है? प्रचलन अंग है। सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद जैसे प्रचलन अंग किस में पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। किस जगत के सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। अगला है कि अगर इस जगत का सबसे प्रमुख सूक्ष्म जीव को अगर आप देखिएगा, इस जगत का सबसे प्रमुख सूक्ष्म जीव कौन है? जीवाणु। मोनरा जगत का सबसे प्रमुख सूक्ष्म जीव कौन है? जीवाणु। जबकि प्रोटिस्टा जगत के सबसे प्रमुख सूक्ष्म जीव कौन है? प्रोटोजोआ। कौन है दोस्तों? प्रमुख का नाम लिख रहे हैं। प्रोटिस्टा जगत का सबसे प्रमुख सूक्ष्म जीव कौन है? प्रोटोजोआ। जबकि मोनरा जगत का सबसे प्रमुख सूक्ष्म जीव कौन है? जीवाणु। कौन है दोस्तों? क्लियर हुआ। बात समझे। मोनरा और प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीवों में क्या अंतर है आप समझे दोस्तों। जीव वैज्ञानिकों ने एक कोशिकीय सजीव अथवा सूक्ष्म जीवों को दो अलग अलग जगत में रखा है, मोनरा और प्रोटिस्टा।
आखिर मोनरा और प्रोटिस्टा जगत के जो सूक्ष्मजीव है उनमें अंतर क्या है? जो भी प्रमुख अंतर है आप समझ चुके हैं इस अंतर को। सबसे बड़ा अंतर है कि मोनरा जगत के जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। वो किसके बने होते हैं? जबकि प्रोटिस्टा जगत का सूक्ष्मजीव यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। किस कोशिका के? यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। मोनरा जगत के सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? सर्वव्यापी प्रकृति के होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीव जलीय होते हैं। मोनरा जगत के सूक्ष्मजीव में सेलवाल पाया जाता है। मोनरा जगत के सूक्ष्मजीव में सेलवाल कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीव में सेलवाल नहीं पाया जाता है। मोनरा जगत के सूक्ष्मजीवों में प्रचलन अंग भी नहीं होते हैं। सीलिया, फ्लैजिला और कूटपाद जैसे प्रचलन अंग मोनरा जगत के सूक्ष्मजीवों में नहीं होते हैं। सीलिया, फ्लैजिला और कूटपाद जैसे प्रचलन अंग केवल किसमें होते हैं? प्रोटिस्टा में होते हैं। मोनरा जगत का सबसे चर्चित सूक्ष्मजीव कौन है? जीवाणु, जबकि प्रोटिस्टा जगत का प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सूक्ष्मजीव किस जगत के अंतर्गत है? प्रोटिस्टा। और जीवाणु किस जगत के अंतर्गत है? क्लियर हुआ? बात समझे? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से दोस्तों याद करने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रोटिस्टा में वायुतक पाए जाते हैं। वायुतक, वायुतक तो उत्तक है जी। एक कोश के सजीव में उत्तक पाए जाते हैं। उत्तक केवल किसमें पाए जाते हैं? बहुकोशिकीय में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय में केवल और केवल एक कोशिका होती है, कोई उत्तक नहीं होता है। क्लियर दोस्तों? अब आप प्रोटिस्टा और मोनरा जगत के सूक्ष्मजीवों का में जो अंतर है, क्या उस अंतर को क्लास 9 और 10th के विद्यार्थियों को आसान तरीके से बता सकते हैं कि नहीं? बता दीजिएगा ना। समझने का अर्थ यही है कि आप दूसरों के समझाने के योग्य हो गए हैं। क्लियर? यह है समझने का असली मतलब। तो दोस्तों मोनरा जगत के सूक्ष्मजीव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मोनरा जगत के सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसके बारे में? प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। तरह तरह के भांति भांति के प्रोटोजोआ की जातियां हैं। जीवाणु की 2000 से भी अधिक जातियां थी, यानी 2000 अलग अलग तरह के जीवाणु का पता अब तक हमारे जीव वैज्ञानिक लगा चुके हैं। जीवाणु की जितनी अधिक जातियां, उससे कहीं अधिक जातियां किसकी है? प्रोटोजोआ का। तो आइए दोस्तों अब हम तरह तरह के प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन करेंगे। सारे प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से उसका अध्ययन हम करेंगे। उनके प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतनी बात तो समझ गए कि जो भी प्रोटिस्टा जगत का सूक्ष्मजीव होगा सब के सब क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा। अधिकांश क्या होगा? जलीय। जो जलीय नहीं है उसके बारे में हम बता देंगे पढ़ाते समय। लेकिन अधिकांश क्या है? किसी भी प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीव में सेलवाल नहीं पाया जाता। इसका अर्थ है कि प्रोटोजोआ में सेलवाल नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीवों में प्रचलन अंग कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। ये देखना पड़ेगा कि आखिर किस प्रोटोजोआ में किस तरह का प्रचलन अंग है, यानी किसमें युगलिना, किसमें फ्लैजिला है, किसमें सीलिया है और किसमें कूटपाद है। उसके अलावे प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीवों का जो आप विशेषता पढ़े, निश्चित ही यह विशेषता और किसका होगा? प्रोटोजोआ का। यानी प्रोटोजोआ किस कोशिका का बना है? यूकैरियोटिक। अधिकांश प्रोटोजोआ की जातियां कहां निवास करते हैं? जल में। अधिकांश किसी भी प्रोटोजोआ में सेलवाल
नहीं होता है। प्रोटोजोआ में कितने तरह के प्रचलन अंग हो सकते हैं? 3 तरह के। वे कौन कौन है? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? आइए दोस्तों, मोनरा जगत के सूक्ष्म जीवों से आपकी मुलाकात करवा चुके हैं, मतलब बैक्टीरिया से आप मुलाकात कर चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीवों के बारे में अब हम समझेंगे। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नोट में नहीं दिया ये सब चीज, तो नोट में जो जरूरी है वो दिया हुआ है, ठीक है। हमको लगता है कि समझ, ये नोट में जो बात दिया है उसको समझने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा समझाना पड़ेगा, तो वो कार्य हम करते हैं। आपका काम है एक एक पॉइंट को समझना और क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन को याद करना। बात समझ गए ना? इसीलिए क्लास में केवल और केवल समझने पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा उसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, क्योंकि आपके नोट से बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, और जब कभी पूछा गया है उसको कोई बनाया ही नहीं, बनाएगा नहीं दोस्तों। इसलिए पूरा जोर समझने पर दीजिए। आइए दोस्तों, एक अलग तरह के सूक्ष्मजीव आपका परिचय करवा रहे हैं, और इसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? यह यूग्लिना तो सूक्ष्मजीव है और प्रोटिस्टा किंगडम का है या प्रोटिस्टा जगत का है, तो निश्चित तौर पर यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव है यूग्लिना। इस यूग्लिना की बात करिएगा तो इसका निवास स्थान जो है वो है झील, यानी कि तालाब। प्राकृतिक तालाब को ही क्या कहते हैं? झील कहते हैं। यानी जो तालाब एकदम प्रकृति ने बनाया है किसी न किसी कारणवश, तो उसे ही झील कहा जाता है। तो ये आपको झील या तालाबों में पाए जा सकते हैं। गड्ढा के ताजे जल में पाए जाते हैं और गीली मिट्टी में भी यह पाए जाते हैं। यूग्लिना सूक्ष्मजीव का निवास स्थल कहां कहां है? तो ये झील और तालाबों में पाए जाते हैं, गड्ढा के ताजा जल में पाए जाते हैं और गीली मिट्टी में पाए जाते हैं ये यूग्लिना। और यह जो है एक स्वतंत्र जीवी सूक्ष्मजीव है। यह कैसा सूक्ष्मजीव है? स्वतंत्र जीवी, यानी अकेले रहते हैं। ये परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। कई सूक्ष्मजीव हैं, आगे चलकर आप पढ़िएगा, वे किसी दूसरे सजीव के शरीर में प्रवेश पाकर, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया की कुछ जातियां मनुष्य के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं और उनके शरीर में टाइफाइड, टीबी, एंथ्रेक्स, हैजा जैसे रोगों को फैलाते हैं। अब वायरस तो टोटल का टोटल क्या था? परजीवी था। तो यूग्लिना परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत नहीं करते। यूग्लिना किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं? स्वतंत्र जीवी जीवन व्यतीत करते हैं। ये किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमते हैं और अपने भोजनों की तलाश करते हैं। और अगर यूग्लिना को आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा, यूग्लिना को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो यूग्लिना आपको कुछ इस प्रकार का नजर आएगा दोस्तों। अगर माइक्रोस्कोप से
युगलिना को देखा जाए तो कुछ इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। युगलिना इसी तरह से, ये पूरा का पूरा एक कोशिका है। क्या है? एक कोशिका। कुछ इस तरह से युगलिना दिखता है। और ये जो लंबे निकला हुआ है ना, यही है दोस्तों क्या? फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला, जो युगलिना का क्या है? प्रचलन अंग है। एक युगलिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। एक बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। एक बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। क्लियर हो गया? एक फ्लैजिला बड़ा होता है और दूसरा फ्लैजिला क्या होता है? और ये प्रचलन अंग है। इसी फ्लैजिला में ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा। फ्लैजिला में जैसे गति होगा ये चलने फिरने लगेगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह फ्लैजिला इसको केवल स्थान बदलने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि ये फ्लैजिला से अपने भोजन को भी शिकार करते हैं, भोजन को भी पकड़ते हैं। और फ्लैजिला के ठीक नीचे, फ्लैजिला जहां से निकला उसके ठीक नीचे ये जो है इसको कहते हैं आई स्पॉट। क्या कहते हैं? आई स्पॉट। जो आई स्पॉट जिसके द्वारा फ्लैजिला को प्रकाश का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? प्रकाश का ज्ञान होता है। ठीक है, इसमें एक संरचना पाई जाती है आई स्पॉट। आई स्पॉट वो संरचना है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। जो प्रकाश के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। यानी कहीं पर प्रकाश है तो उस प्रकाश की संवेदना को ये ग्रहण कर लेगा और युगलिना अपने फ्लैजिला के मदद से प्रकाश की तरफ चलने लगेगा। अब दोस्तों, युगलिना की सबसे बड़ी खास बात क्या है? युगलिना की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। जिसके कारण यह क्या कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो युगलिना में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, युगलिना यूकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और उस क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। एक जीवाणु के बारे में बताए थे, साइनोबैक्टीरिया। जीवाणु में क्लोरोप्लास्ट नहीं था, डायरेक्ट क्या था? लेकिन युगलिना तो प्रोटिस्टा जगत के हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो युगलिना में क्लोरोप्लास्ट भी रहता है और उसके भीतर में क्या रहता है? उसके भीतर में क्या रहता है? तो युगलिना के कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके भीतर क्लोरोफिल होते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होता है? सक्षम होता है। प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होता है? सक्षम होता है। यानी कि यह स्वपोषी जीवन व्यतीत करता है। लेकिन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सिर्फ क्लोरोफिल का ही होना जरूरी नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश की भी उपस्थिति अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सिर्फ क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश की भी अनिवार्य उपस्थिति होनी चाहिए। तो युगलिना जब सूर्य के प्रकाश में रहता है तो प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। लेकिन जब कभी युगलिनो ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता नहीं है, तब युगलिना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। और जब इसे प्रकाश नहीं मिलते हैं तब ये जंतु के तरह व्यवहार करने लगते हैं। किसके तरह? जंतु के तरह। यानी कि जल में रहते हैं और जल में अन्य जो प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीव है उसको पकड़ पकड़ के ये क्या करने लगते हैं? खाने लगते हैं। तो जब कभी युगलिना सूर्य के प्रकाश से वंचित हो जाते हैं तब वे जल में रहने वाले अन्य प्रोटिस्ट सूक्ष्मजीवों का भक्षण करने लगते हैं, अर्थात जंतु के तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो जब धूप में है,
जब सूर्य के प्रकाश मिल रहा है तब पौधों के तरफ प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं युगलिनों, और जब ये सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं तो जल में रहने वाले अन्य प्रोटिस्ट सूक्ष्म जीवों को पकड़ पकड़ कर खाने लगते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह पौधा तथा जंतु दोनों के समान व्यवहार करता है। पौधा तथा जंतु दोनों के समान व्यवहार करता है। पौधा तथा जंतु दोनों के समान व्यवहार करता है, यह दोनों के समान व्यवहार करता है। जब सूर्य के प्रकाश में रहता है तो पौधा, और सूर्य के प्रकाश से रहता है तो जंतु। इसलिए युगलिना को क्या कहा गया है? योजक करी कहा गया है। क्या कहा गया है? योजक करी कहा गया है। किसके बीच का योजक करी कहा गया है? पौधा और जंतु के बीच का योजक करी कहा गया है। योजक करी एक ऐसे सजीव होते हैं जिसमें दो अलग अलग सजीव के गुण पाए जाते हैं। योजक करी यानी कि कनेक्टिंग लिंक ऐसे सजीव होते हैं जिसमें दो अलग अलग सजीवों के गुण होते हैं। तो युगलिना में पौधे के भी गुण है, वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, और जंतु का भी गुण है क्योंकि वे अन्य प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीव जो जल में रहते हैं उसको भी पकड़ पकड़ कर खाता है। क्लियर? चूंकि प्रोटिस्टा जगत का सबसे चर्चित सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ है, और युगलिना प्रोटोजोआ के जाति से बाहर है। युगलिना कोई प्रोटोजोआ नहीं है, ये अलग तरह का सूक्ष्मजीव है। प्रोटोजोआ केवल और केवल किस तरह व्यवहार करेंगे? जंतु के तरह व्यवहार करेंगे। प्रोटोजोआ में प्रकाश संश्लेषण का गुण नहीं होता है, लेकिन युगलिना प्रोटोजोआ के मोहल्ले से आता है, मतलब प्रोटिस्टा जगत से ही आता है, और यह प्रकाश संश्लेषण करता है। इसीलिए कभी कभी युगलिना को क्या कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। युगलिना को प्रोटोजोआ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोटोजोआ के ही जगत प्रोटिस्टा का जीव है, और दूसरा हरा इसलिए लग गया है कि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसलिए युगलिना को कभी कभी क्या कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। युगलिना को कभी कभी क्या कहा जाता है? समझ गए? युगलिना के बारे में सब कुछ समझे, सब कुछ नहीं, जितना बताए हैं उतना समझे। कोई दिक्कत? अब बाकी रहा कि ये करते क्या? कुछ नहीं करते हैं, स्वतंत्र जीवी हैं, और स्वतंत्र जीवी हैं तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, भोजन पकड़ते हैं, भोजन खाते हैं, किसी पर परजीवी के रूप में रहते नहीं है, तो रोग फैलाने का कोई बात ही नहीं है। युगलिना न तो पौधे में रोग फैलाएंगे न जंतु में रोग फैलाएंगे, क्योंकि युगलिना परजीवी जीवन जीता नहीं है। अगर यह परजीवी जीवन जीता तो निश्चित ही ये रोग फैलाने के कारण बनते, लेकिन युगलिना किसी अन्य सजीवों में रोग फैलाएगा ऐसा नेचर इसका नहीं है, क्योंकि यह स्वतंत्र जीवी है। क्योंकि यह, आइए दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं युगलिना के बारे में। युगलिना किस जगत का सूक्ष्मजीव है? प्रोटिस्टा जगत का सूक्ष्मजीव है। युगलिना किस जगत का सूक्ष्मजीव है? प्रोटिस्टा। क्या युगलिना में कोशिका भित्ति होते हैं? नहीं होते हैं। किसी भी प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीव में कोशिका भित्ति नहीं होते हैं। युगलिना का निवास स्थान कहां कहां है? युगलिना का निवास स्थान कहां है? युगलिना किस प्रकार का सूक्ष्मजीव है? स्वतंत्र जीवी। क्या युगलिना परजीवी जीवन भी व्यतीत करता है? नहीं। ये किस प्रकार के जीवन व्यतीत करता है? युगलिना का प्रचलन अंग क्या है? फ्लैजिला। युगलिना का प्रचलन अंग क्या है? फ्लैजिला। एक युगलिना में कितने फ्लैजिला होते हैं? 2। एक युगलिना में कितने फ्लैजिला होते हैं? युगलिना के यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्लोरोफिल पाए जाते हैं?
बिल्कुल पाए जाते हैं, यूग्लिना में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। परंतु अगर यूग्लिना ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाए जहां सूर्य की प्रकाश की प्राप्ति ना हो, तब यह किस तरह का व्यवहार करता है? यानी यूग्लिना में पौधे का भी गुण मौजूद है और जंतु का भी गुण मौजूद है, इसीलिए यूग्लिना को क्या कहा जाता है? योजक कड़ी कहा जाता है। किसके बीच का योजक कड़ी? पौधा और जंतु के बीच का योजक कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना को अन्य किस और नाम से जाना जाता है? हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। यूग्लिना को अन्य किस नाम से? हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ दोस्त? अब एक प्रश्न आ रहा है कि यूग्लिना रिप्रोडक्शन कैसे करता है? तो अलैंगिक जनन ही करते हैं। जितने भी सूक्ष्मजीव है वे प्रायः अलैंगिक जनन करते हैं। जितने भी सूक्ष्मजीव है वो प्रायः अलैंगिक जनन करते हैं। एक और प्रश्न आ रहा है कि यूग्लिना का जीवन काल कितने समय का होता है? यूग्लिना का जीवन काल सेकंडों से लेकर कुछ दिनों तक का होता है। सेकंडों से लेकर कुछ दिनों तक का होता है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर हो गया? बात समझ गए? पढ़िए यूग्लिना के बारे में। क्लियर? यूग्लिना में सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन होगा ना जी? कोशिका झिल्ली होगा। कोशिका झिल्ली सारे कोशिका में होती है। तो यूग्लिना में कोशिका भित्ति नहीं होती है बल्कि कोशिका झिल्ली होती है। यूग्लिना में कोशिका भित्ति नहीं होती है परंतु कोशिका झिल्ली होती है। अब आते हैं दोस्तों प्रोटिस्टा जगत के अगले सूक्ष्मजीव पर। क्या दोस्तों यूग्लिना याद हो गया कि नहीं? यूग्लिना किसके किसके बीच का योजक कड़ी है? पौधा और जंतु के बीच का योजक कड़ी है। यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है? क्या है? फ्लैजिला। यूग्लिना में फ्लैजिला की कुल संख्या कितनी होती है? 2, एक बड़ा दूसरा। यूग्लिना में एक प्रकाश संवेदी बिंदु होते हैं जिसे क्या कहते हैं? आई स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूग्लिना क्या परजीवी जीवन व्यतीत करता है? नहीं, यूग्लिना परजीवी जीवन व्यतीत जब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है तो तब वे जल में रहने वाले अन्य प्रोटिस्टा के सूक्ष्मजीव का ही भक्षण करने लगता है। अन्य प्रोटिस्टा का ही भक्षण करने लगता है, लेकिन ये परजीवी के रूप में कभी अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है। आइए दोस्तों हम प्रोटिस्टा जगत के एक दूसरे सूक्ष्मजीव पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम। अब यह पैरामीशियम क्या है? तो दोस्तों पहली बात जानना है कि यह प्रोटोजोआ की जाति है। किसकी जाति है? प्रोटोजोआ की जाति है। पैरामीशियम एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ। और भी ये भी यानी पैरामीशियम भी यूग्लिना के तरह क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। और स्वतंत्र जीवी होने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? स्वतंत्र जीवी होने का मतलब समझ रहे हैं ना? क्लियर हो गया? अब ध्यान रखिए कि यह प्रोटोजोआ है। कोई भी प्रोटोजोआ में क्लोरोफिल नहीं होता है। सभी प्रोटोजोआ परपोषी जीवन व्यतीत करते हैं। कैसा जीवन? परपोषी नहीं, सभी प्रोटोजोआ में परपोषण होता है। क्या होता है? परपोषण होता है। किसी में स्वपोषण
नहीं होता, क्योंकि स्वपोषण होने के लिए कोशिका में क्लोरोफिल जरूरी है और प्रोटोजोआ के किसी भी जाति के कोशिका में क्लोरोफिल नहीं होते हैं। इससे पहले जो आप यूग्लिना पढ़े थे वो प्रोटोजोआ नहीं था, वे अलग तरह का सूक्ष्मजीव था। हालांकि वैज्ञानिक ने उसे प्रोटोजोआ के इलाके में ही डाल दिया है, यानी प्रोटिस्टा में रखा है। तो पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, ये स्वतंत्र जीवी जीवन व्यतीत करते हैं। और कहां जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब इसका निवास स्थान क्या है। निवास स्थान स्थिर जल, जहां सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, उसी ही स्थिर जल में निवास स्थान होता है। किसका? पैरामीशियम का। ये बहते जल में नहीं पाए जाते। पैरामीशियम बहते जल में नहीं पाए जाते हैं। पैरामीशियम का निवास स्थान स्थिर जल है। स्थिर जल में सड़े गले पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आपके कोचिंग के बगल में जो है नाली, क्लियर, नाली देखे हैं जी, उस नाली में पर्याप्त मात्रा में होगा क्या? पैरामीशियम ऐसे स्थिर जल में पाए जाते हैं। पैरामीशियम ऐसे स्थिर जल में पाए जाते हैं जिसमें सड़े गले कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। पैरामीशियम ऐसे स्थिर जल में पाए जाते हैं जहां सड़े गले पदार्थों की क्या होती है? अधिकता होती है। और इस जल में ये कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? स्वतंत्र जीवी जीवन व्यतीत करते हैं। और ये खाते पीते क्या हैं? तो ये किसी अन्य सूक्ष्मजीव को ही पकड़कर खाते हैं। यानी कि पैरामीशियम का भोजन प्रोटिस्टा जगत का ही कोई दूसरा सूक्ष्मजीव ही होता है। प्रोटिस्टा जगत का ही दूसरा कोई सूक्ष्मजीव होता है, उसी को पकड़ पकड़ कर ये भक्षण करते रहते हैं और अपने जीवन का पालन करते रहते हैं। पैरामीशियम को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इसकी आकृति जो है बिल्कुल यूग्लिना से अलग होता है। पैरामीशियम को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इसकी आकृति एक स्लीपर चप्पल के समान होता है। एक स्लीपर चप्पल के समान होता है। एक स्लीपर चप्पल के समान होता है, कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। और इसमें ढेर सारे इस तरह की संरचनाएं निकली होती है। ढेर सारे इस तरह की संरचनाएं निकली होती है। ठीक है, इस तरह की संरचनाएं निकली होती है। तो पैरामीशियम आपको इसी तरह का दिखता है। और ये जो सूक्ष्म संरचना देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? सीलिया। जो पैरामीशियम का क्या है? प्रचलन अंग है। जो पैरामीशियम का क्या है? प्रचलन है। ये देख रहे हैं ना, ढेर सारे। तो ये क्या है दोस्तों? सीलिया है। जो पैरामीशियम का क्या है? प्रचलन अंग है। पैरामीशियम का क्या है? और ये पैरामीशियम का हो गया मुंह। क्या हो गया? इसी से होकर जल प्रवेश करते रहते हैं। और जल जब प्रवेश करते हैं उसी के साथ इसका भोजन का कण इसके शरीर के अंदर चला जाता है। और इसके एक कोशिकीय शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है। और इसमें भोजन रसधानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भोजन रसधानी पाई जाती है। भोजन रसधानी पाई जाती है। भोजन रसधानी पाई जाती है जिसमें भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। जिसमें भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। जिसमें भोजन का क्या होता है? तो जिस तरह मनुष्य भोजन करके पचाते हैं भोजन को, उस तरह पैरामीशियम भी भोजन को पचाता है। लेकिन पैरामीशियम तो एक कोशिकीय शरीर है, एक कोशिकीय सजीव है। तो इसमें पचाने का काम कौन करता है? रसधानी करता है। आप रसधानी के बारे में जानते होंगे। कोशिका के अंदर में क्या पाया जाता है? रसधानी। तो पैरामीशियम का जो रसधानी है वे अलग तरह का कार्य करते हैं। वे भोजन को जमा रखने का कार्य करते हैं और जमा भोजन को पचाने का भी कार्य करते हैं। जमा भोजन को
क्लियर हुआ? अब पैरामीशियम भी स्वतंत्र जीवी है, ये स्वतंत्र रूप से भोजन को पकड़ते हैं। इसका भोजन प्रोटिस्टा जगत का ही कोई अन्य सूक्ष्मजीव है जिसको ये पकड़ पकड़ कर भक्षण करते रहते हैं। और पकड़ पकड़ कर नहीं, इसमें देखते हैं ना माउथ जैसी संरचना बनी हुई है, इसी से होकर भोजन पानी सब प्रवेश करता है। क्लियर हुआ? अब बाकी पैरामीशियम को परपोषी कह सकते हैं, बताइए ना जी, हैं? परपोषी कह सकते हैं। परपोषी वह है जो परपोषी है। ओ गलती हो गया। परपोषी वो है जो दूसरे के शरीर पर संपूर्ण रूप से आश्रित रहता है। परपोषी वो है जो दूसरे के शरीर पर पूर्णतः आश्रित रहता है। इनमें पर पोषण होता है, ये परपोषी नहीं है। इनमें पर पोषण होता है, इसलिए परजीवी। अब परजीवी नहीं है तो ये परपोषी भी। क्लियर है? बात समझ गए? अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पैरामीशियम के बारे में। एक क्वेश्चन आ रहा है, सुष्मिता राजधानी क्या होता है? सुष्मिता जी राजधानी तो सेल में ही पढ़ा दिए थे, पढ़ा दिए थे जी। दोस्तों दरोगा बनना है नो, तो इस तरह नौटंकी करने से दरोगा नहीं बनेगा। इसके लिए अपने आप को पढ़ाई में झोंक देना है, झोंक देना है। आज टेस्ट हुआ ना, अब जिसको 92 नंबर नहीं आया उसको होगा दरोगा में? कभी नहीं हो सकता है। आपको ध्यान दीजिए, पूरा सुनने रहे हैं। और आज के टेस्ट में कई ऐसे लोग होंगे जो 92 नंबर लाया होगा, और जिन जिन का 92 नहीं आया है वो समझ जाइए कि जब आप 92 पर पहुंचेंगे तभी आपके लिए सीट सुरक्षित होगा। और 92 पर आप अचानक नहीं पहुंच जाएंगे। हम ये नहीं करेंगे आज ही आप 92 पर पहुंच जाइएगा, लेकिन आपको तैयारी में इस तरह झोंकना है कि अंततः आप 100 में 100 बनाए, 92 सही हो। बात समझ रहे ना? पढ़ाई में झोंकना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा आपको। ये जो मौका मिलते हैं, कोचिंग आ जाते हैं, खुशियां मना लेते हैं, XYZ से मिल लेते हैं, ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न लोगों से मिल लेते हैं, और पढ़ाई को जो द्वितीयक कार्य में रखते हैं, सेकेंडरी वर्क में रखते हैं, तो समझिए आपका नौकरी भी सेकेंडरी वर्क में चला जाएगा। कई विद्यार्थियों का ऐसा आदत है, अरे अभी जो है ना क्या करें, अभी चलो वहां चलो, घूमने के लिए चलते हैं, वहां से आएंगे तब पढ़ेंगे। आज जो है, आज संडे है, आज पढ़ने का मूड नहीं है, आज नहीं पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट जो है पढ़ाई को प्राइमरी वर्क से धकेल कर सेकेंडरी वर्क बना देते कि सब कुछ से हम टेंशन फ्री हो जाएंगे ना तब पढ़ेंगे। और सब कुछ से टेंशन आदमी तबे फ्री होता है जब उसको नौकरी होता है। तो बात समझिए, पढ़ाई में अपने आप को झोंकना होगा। तो आइए दोस्तों झोंकना चालू कीजिए। पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजोआ की एक जाति है। पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजोआ की एक जाति है। पैरामीशियम किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं? स्वतंत्र जीवी, यानी यह किसी के शरीर पर आश्रित नहीं रहता है। पैरामीशियम कहां पाए जाते हैं? पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? सीलिया है। पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? सीलिया है। पैरामीशियम में भोजन रसदानी होते हैं जो भोजन को जमा रखते हैं और भोजन को, यानी पैरामीशियम में भोजन का पचाने का भी कार्य होता है। यानी जिस तरह पोषण मानव में होता है, ठीक लगभग उसी तरह का पोषण किस में होता है? पैरामीशियम में होता है। और पैरामीशियम को अगर आप देखिएगा माइक्रोस्कोप से, ये स्लीपर चप्पल की तरह दिखाई पड़ेगा। इसलिए पैरामीशियम को क्या कहा जाता है?
चप्पल जंतु भी कहा जाता है। पैरामीशियम को क्या कहा जाता है? चप्पल जंतु भी कहा जाता है। चप्पल के समान दिखने वाला प्रोटोजोआ कौन है? पैरामीशियम। चप्पल के तरह दिखने वाला प्रोटोजोआ कौन है? चप्पल जंतु किसे कहते हैं? पैरामीशियम को कहते हैं। पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? क्या पैरामीशियम में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं? नहीं, पैरामीशियम प्रोटोजोआ है और किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति, किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति। अब चूंकि पैरामीशियम स्वतंत्र जीवी है या किसी के भी शरीर पर आश्रित नहीं रहते हैं, तो निश्चित ही पैरामीशियम भी रोग फैलाने के कारण नहीं होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ सूक्ष्मजीव है, प्रोटिस्टा जगत का सूक्ष्मजीव है। कुछ लोग जो है क्लास शुरू होगा उसके आधा घंटा बाद एंट्री मारेगा, ऑनलाइन वाला सब। क्लास चालू हो गया है, आधा घंटा के बाद आएगा। अब आधा घंटा में इतना चीज निकल गया है कि आगे 1.5 घंटा उसी पर होगा काम। जैसे अंतर बताए थे ना मुनरा प्रोटिस्टा के सूक्ष्मजीवों में, अब वो अंतर का काम जितना भी सूक्ष्मजीव पढ़ रहे हैं हर जगह आपको काम आएगा वो। तो दोस्तों क्लास टाइम पर ज्वाइन कीजिए, टाइम पर। एक क्वेश्चन आ रहा है कि पैरामीशियम में न्यूक्लियस होता है? बिल्कुल न्यूक्लियस होता है। सारे प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीव यूकैरियोटिक कोशिका वाला है। कौन कोशिका वाला? और आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाए। अब पैरामीशियम में तो एक छोड़िए 2-2 केंद्रक होता है। पैरामीशियम के यूकैरियोटिक कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। 2 केंद्रक होते हैं। आइए दोस्तों अगला सूक्ष्मजीव पर। अभी आप यूग्लिना के बारे में पढ़े, रोग नहीं फैला रहा था। पैरामीशियम के बारे में पढ़े, रोग नहीं फैलाता। आइए दोस्तों अगला प्रोटोजोआ से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, 3 बजे चालू होता है, कभी 3:30 में चालू होता है। ठीक है, हम तो 3 बजे एकदम तैयार रहते क्लास चालू करने के लिए। आप लोग ही बैठे नहीं रहते तो हमको 15 मिनट लेट हो जाता है। जिस दिन मेरा क्लास है 3 बजे, हम 3 बजे कोचिंग पर प्रेजेंट रहते, लेकिन कोचिंग वाला हमको क्लास देगा तब हम आएंगे क्लास लेने। लेकिन फिर भी हम 3:15 में चालू कर देते हैं। 5:30 के क्लास में हम 5:20 में अंदर आ जाते हैं कि 10 मिनट बाद क्लास चालू करेंगे। तो दोस्तों समय पर नहीं ज्वाइन करने के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन जो ज्वाइन जिसको समय पर करने की आदत है वो 3 बजे स्टार्ट होगा तो 3 बजे ज्वाइन करेगा, 3:30 बजे स्टार्ट होगा 3:30 बजे ज्वाइन होगा। आप लोग 3 बजे कुर्सी टेबल लगाकर बैठ जाइए और जब भी क्लास चालू हो देखना चालू कर दीजिए। प्लाज्मोडियम। आइए दोस्तों तीसरा प्रोटोजोआ है, यानी दूसरा है, यूग्लिना प्रोटोजोआ थोड़े था। प्लाज्मोडियम, यह सबसे पहली बात समझिए कि यह परजीवी प्रोटोजोआ है। ये परजीवी प्रोटोजोआ है जो मानव में मलेरिया रोग के कारण बनते हैं या मलेरिया रोग को फैलाते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, लेकिन कैसा प्रोटोजोआ? परजीवी प्रोटोजोआ। और परजीवी प्रोटोजोआ का मतलब हुआ कि वे दूसरे के शरीर पर आश्रित रहेगा, वे दूसरे के शरीर पर
आश्रित रहेगा, और जिस शरीर पर आश्रित रहेगा उसी शरीर से भोजन लेगा, उसी शरीर में रोगों को फैलाएगा। तो प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ है, और इस परजीवी प्रोटोजोआ के कारण मानव के शरीर में कौन से रोग होते हैं? मलेरिया रोग होते हैं, मलेरिया के कारण। और तो और दोस्तों, अगली विशेषता प्लाज्मोडियम का समझिए, दिल थाम कर रखिए दोस्तों। अगली विशेषता फरमाते हैं, इसे परजीवी जीवन बिताने के लिए भी एक नहीं दो शरीर चाहिए। बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है, परजीवी जीवन हेतु, परजीवी जीवन व्यतीत करने हेतु, परजीवी जीवन व्यतीत करने हेतु प्लाज्मोडियम को, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को दो पोषक की आवश्यकता होती है। दो पोषक की आवश्यकता होती है, दो पोषक की आवश्यकता होती है, दो पोषक की आवश्यकता होती है, मतलब दो अलग अलग शरीर की आवश्यकता होता है इन्हें अपने परजीवी जीवन को पूरा करने के लिए। दो पोषकों की आवश्यकता होती है, एक में यह पूरे जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ है, इसे अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए दो पोषकों की आवश्यकता होती है। एक पोषक में इसका सारा परजीवी जीवन व्यतीत, और दो पोषक इन्हें कौन कौन चाहिए? तो पहला मुख्य जो पोषक है वो है मानव शरीर। मुख्य जो पोषक है वो क्या है? मानव शरीर, जिसको कहा जाता है प्रधान पोषक। जिसे क्या कहा जाता है? प्रधान पोषक। और दूसरा एनोफिलीज मच्छर, एनोफिलीज मच्छर जो कहलाता है माध्यमिक पोषक। जो क्या कहलाता है? माध्यमिक पोषक, या इसे कहा जाता है वाहक कहा जाता है, यानी वेक्टर कहा जाता है, वाहक कहा जाता है यानी कि वेक्टर। तो प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ को संपूर्ण परजीवी जीवन व्यतीत करने के लिए एक नहीं बल्कि कितने पोषकों की आवश्यकता है? दो पोषकों की आवश्यकता है। एक मानव शरीर चाहिए इसको, और दूसरा एनोफिलीज। अगर इसे पूरे जीवन काल में दोनों में से कोई एक मिला तो ये अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। मानव शरीर को क्या कहा जाता है? आपसे पूछेगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का प्रधान पोषक कौन है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का माध्यमिक पोषक कौन है? एनोफिलीज मच्छर ही प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को पहुंचाते हैं किसमें? इसीलिए एनोफिलीज मच्छर को प्लाज्मोडियम का वाहक भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम का वाहक कहते हैं। वाहक वो हुआ जो पहुंचाएगा उसे कहां? क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब एनोफिलीज मच्छर, जब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर के लार में पाया जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं एस्पेरोजोइट। क्या कहते हैं? एस्पेरोजोइट कहते हैं, हिंदी में भी एस्पेरोजोइट। और जब एनोफिलीज मच्छर मानव को काटता है तो डायरेक्ट प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मानव के रक्त में आ जाता है। जब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर में रहता है तो ये मच्छर के लार में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मच्छर के लार में, सलाइवा में। और एनोफिलीज मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की अवस्था को क्या कहते हैं? एनोफिलीज मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की अवस्था को क्या कहते हैं? और जब एनोफिलीज मच्छर काटता है मानव को तब यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एनोफिलीज के लार से निकलकर सीधे मानव के रक्त में चला जाता है और रक्त में इस अवस्था को कहते हैं मेरोजोइट। तो प्लाज्मोडियम को दो पोषक की जरूरी है और दो पोषक में इसकी दो अवस्थाएं। एनोफिलीज मच्छर में इसकी अवस्थाएं को क्या कहते हैं?
अब मानव में रक्त की इसकी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वह अवस्था क्या कहलाती है जब वे मानव के रक्त में होते हैं? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की उस अवस्था को क्या कहते हैं जब ये एनोफिलीज मच्छर के लार में होते हैं? क्लियर हो गया? तो पहले प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर के लार में एनोफिलीज मच्छर मानव को काटेगा तो सीधे मानव के रक्त में रक्त वाली अवस्था को क्या कहते हैं? मेरोजोइट रक्त वाली अवस्था को क्या कहते हैं? और जैसे ही प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मानव शरीर के रक्त में पहुंचता है, तुरंत ही अलैंगिक जनन के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाता है। अलैंगिक जनन के माध्यम से जब इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है तो यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रक्त के आरबीसी कोशिका में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के अणु को तोड़ डालते हैं। हीमोग्लोबिन के अणु को क्या करते हैं? तोड़ डालते हैं। हीमोग्लोबिन के अणु को क्या करते हैं? तोड़ डालते हैं, जिससे रक्त में एक विशेष प्रकार का पदार्थ हीमोजोइन बनता है। क्या बनता है? हीमोजोइन बनता है। और हीमोजोइन एक प्रकार का क्या है? विष है। और जैसे ही रक्त में इस हीमोजोइन नामक विष बनता है, शरीर में कंपन के साथ बुखार उत्पन्न होता है। और कंपन के साथ जो बुखार उत्पन्न होता है उस रोग को कहते हैं मलेरिया। क्या कहते हैं? मलेरिया कहते हैं। जैसे ही एनोफिलीज मच्छर मानव को काटता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर के लार से निकलकर मानव के रक्त में पहुंचता है। जब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मानव के रक्त में पहुंचता है तो अलैंगिक जनन के माध्यम से पहले अपनी संख्या को बढ़ाता है। जब पर्याप्त संख्या उसका बढ़ जाता है तब यह प्रोटोजोआ रक्त के आरबीसी के हीमोग्लोबिन अणु को तोड़ने लगते हैं। रक्त के आरबीसी के हीमोग्लोबिन अणु को तोड़ने लगते हैं और एक खास प्रकार के पॉइजन रक्त में बनाते हैं जिसका नाम क्या है? हीमोजोइन। जैसे ही हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ रक्त में बनता है, शरीर में कंपन के साथ बुखार आता है। उस बुखार को क्या कहते हैं? मलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी मलेरिया में रक्त के आरबीसी कोशिका प्रभावित होते हैं। मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होते हैं? रक्त के आरबीसी कोशिका, जिसके हीमोग्लोबिन टूट फूट जाते हैं। सही समय पर इलाज न कराया जाए तो रक्त में आरबीसी की कमी से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर हो गया? मलेरिया फैल चुका है दोस्तों। और मलेरिया में रक्त के आरबीसी कोशिका क्षतिग्रस्त होते हैं। धीरे धीरे करके आरबीसी कोशिका मरने लगता है। आरबीसी कोशिका जब धीरे धीरे मरने लगता है तो सारा मृत आरबीसी पिल्हा में जाकर जमा हो जाता है। मानव शरीर में पिल्हा ऐसा अंग है जहां मृत आरबीसी कोशिका जमा होता है। चूंकि मलेरिया में बड़ी तेजी के साथ आरबीसी कोशिका मृत होने लगते हैं तो मलेरिया रोग का एक और लक्षण है कि इसमें मानव शरीर के पिल्हा का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। पिल्हा का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें आरबीसी बड़ी तेजी के साथ जमा होने लगते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, मलेरिया तो देख लिए, और मलेरिया का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तो सबसे बड़ा लक्षण है कंपन के साथ बुखार। कंपन का मतलब कपकपी, ठीक है ना? कंपन का मतलब ध्वनि वाला कंपन आप मत समझिएगा। कपकपी आम बोलचाल की भाषा में से क्या बोलते हैं? कपकपी। एकदम कपकपी हो जाएगा, शरीर थर 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 करेगा और पूरा ठंडा लगेगा दोस्तों, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए कि मलेरिया का मुख्य लक्षण तो है ही शरीर में कपकपी के साथ बुखार या कंपन के साथ बुखार, लेकिन मलेरिया के रोग में मानव शरीर 3 स्तरों से गुजरता है। कितने स्तर से? 3 स्तर से। सबसे पहले रोगी को लगेगा तेज ठंड।
क्या लगेगा? तेज ठंड। कोई भी महीना रहे, अभी कितना गर्मी चल रहा है, अभी भी मलेरिया वाला रोगी को तेज ठंड लगेगा। तेज ठंड, इतना ठंड की कहेगा एकदम रजाई निकालो। अब उसको समझा दिया कि रजाई अब रखा चला गया है, फिर भी कहेगा रजाई निकालो, हमको ठंडा लग रहा है। पूरा इतना ठंडा कि रजाई का मांग करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद ज्यों ज्यों तेज ठंड लगेगा, कुछ ही देर के बाद उसे तेज गर्मी, कुछ ही समय के बाद उसे तेज गर्मी, जो रजाई दी है उसको फेंक देगा। और धीरे धीरे उसे कुछ समय के बाद क्या चलेगा? तेज पसीना चलेगा। और तेज पसीना जब चलेगा फिर वो रिलैक्स कर लेगा, कहेगा कि अब बाहर घूमने का मन कर रहा है। अब फिर यही कंडीशन देख रहे, 3 स्टेप, फिर यही 24 घंटा या 48 घंटा या 72 घंटा में इसी स्थिति की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो मलेरिया के रोगी को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि मलेरिया के रोगी का शरीर प्रत्येक 24 घंटे बाद या प्रत्येक 48 घंटे बाद या प्रत्येक 72 घंटे के बाद शरीर 3 स्थितियों से गुजरता है। पहले तेज ठंड लगेगा, फिर तेज गर्मी को आप तेज बुखार भी कर सकते हैं, और फिर उसे चलेगा तेज पसीना। उसके बाद वे रिलैक्स महसूस करने लगेगा, और फिर ये 3 स्थिति इतने निर्धारित समय के बाद उसकी पुनरावृत्ति होने लगेगी। ये मलेरिया के रोगी का मुख्य पहचान है। क्लियर हो गया? लेकिन दोस्तों ये भी जानिए कि भारत में जो प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाते हैं, भारत में जो प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाते हैं, तो भारत में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की कुल 4 जातियां हैं। भारत में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कितनी जातियां हैं? 4 जातियां हैं। कुल कितनी जातियां हैं? 4 जातियां हैं। पहला आपका हो गया प्लाज्मोडियम भाइवेक्स, दूसरा हुआ प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तीसरी जाति का नाम है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, और चौथी जाति है प्लाज्मोडियम ओवले। तो भारत में प्लाज्मोडियम के कुल 4 जातियां हैं जो मलेरिया को फैलाता है। प्लाज्मोडियम भाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवले। और इन 4 जाति में सबसे खतरनाक यानी कि जानलेवा मलेरिया कौन सा प्लाज्मोडियम फैलाता है? फैलसीपेरम। इन 4 जातियां सभी के सभी मलेरिया फैलाते हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक मलेरिया फैलाता है, जानलेवा मलेरिया फैलाता है, जिस मलेरिया में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, वो कौन सा प्लाज्मोडियम है? फैलसीपेरम। प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम के द्वारा जो मलेरिया उत्पन्न होते हैं वे जानलेवा होते हैं, इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐ सो रहे हैं नहीं ना, वैसे बोल रहे थे जो मजाक कर रहे थे। एक क्वेश्चन आ रहा आनंद कुमार का, एनोफिलीज मच्छर मादा है? बिल्कुल मादा है, ध्यान रखिएगा। मच्छर आर्थ्रोपोडा समुदाय के अंतर्गत आते हैं। कोई भी नर मच्छर किसी को काटते, नर मच्छर शाकाहारी होते हैं और फल सब्जियों पौधों के पत्तों के रस चूसते हैं मधुमक्खी के तरह, लेकिन मादा मच्छर केवल मांसाहारी होते हैं और वे जंतु, आए सुनिए ना, समझने वाली बात है, सुनिए ना जी। तो मादा मच्छर मांसाहारी होते हैं, जो भी मच्छर काट रहा है वो मादा ही है,
क्योंकि नर मच्छर शाकाहारी होते हैं और कभी भी किसी जंतु या मानव के खून चूसते नहीं है, केवल मादा मच्छर ही खून चूसते हैं। नर मच्छर फल गर्भ स्थिति। क्लियर हो गया? तो आप मच्छर के बारे में बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि काट रहा है तो वो मादा ही होगा। क्लियर? अब सवाल है कि हम कैसे पहचानेंगे कि मादा मच्छर कौन है, नर मच्छर कौन है? तो ये आप कभी नहीं पहचान पाएंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़े। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजिया समझ गए, मलेरिया समझे कि ना? आइए दोस्तों एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। चलिए आइए प्लाज्मोडियम से एक बार फिर से परिचित होइए। प्लाज्मोडियम एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो क्या फैलाता है, यानी कि यह स्वतंत्र जीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ है, यानी किसी दूसरे सजीव पर ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो प्लाज्मोडियम एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो मलेरिया रोग के कारक हैं, जो मलेरिया रोग के। और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को अपना परजीवी जीवन व्यतीत करने के लिए भी कितने पोषक की आवश्यकता है? 2 पोषक की आवश्यकता है। और ये 2 पोषक कौन कौन है? मानव शरीर और एनाफिलीज। मानव शरीर को क्या कहते हैं? प्रधान पोषक। एनाफिलीज मच्छर को माध्यमिक पोषक या एनाफिलीज मच्छर को वाहक कहते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर के लार में पाए जाते हैं और लार में, मच्छर के लार में जो प्लाज्मोडियम की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एस्पेरोजोइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एस्पेरोजोइड कहते हैं। और जब एनोफिलीज मच्छर मानव को काटता है तो यह मानव के शरीर के रक्त में आ जाते हैं और मानव के रक्त में प्लाज्मोडियम की अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरोजोइट। जब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एनाफिलीज मच्छर के काटने से मानव के रक्त में पहुंचता है तो कुछ समय तक यह अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। जब इसकी संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है तब यह रक्त के आरबीसी कोशिका में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के अणु को तोड़कर एक विषैला पदार्थ बनाता है जिसे क्या कहते हैं? हीमोजोइन। और हीमोजोइन जब बनता है रक्त में तो व्यक्ति को कंपन या कपकपी के साथ बुखार आता है। इसी स्थिति को मलेरिया कहते हैं। इसी स्थिति को मलेरिया कहते हैं। यानी कपकपी के साथ तेज बुखार मलेरिया के मुख्य लक्षण है। लेकिन मलेरिया के लक्षण को आसान तरीके से हम पहचान सकते हैं। मलेरिया के रोगी का शरीर कितने स्तर से गुजरता है? 3 स्तर, जिसमें सबसे पहले उसे, उसके बाद और उसके बाद और पुनः इसी स्थिति का दोहराव होता है प्रत्येक 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद। या अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्लाज्मोडियम की कुल कितनी जातियां हैं? भारत के धरती पर प्लाज्मोडियम की कुल 4 जातियां हैं, वाइवेक्स, मलेरियाई, फैलसीपेरम और ओबले। वाइवेक्स, मलेरियाई, फैलसीपेरम और इसमें प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम जो है ये सबसे खतरनाक मलेरिया फैलाता है। फैलसीपेरम प्लाज्मोडियम से जो मलेरिया फैलता है उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर? और मलेरिया ऐसा रोग है दोस्तों जिसमें एलोपैथिक दवाओं का असर बहुत कम और आयुर्वेदिक दवा का असर पूरा होता है। मलेरिया के रोग में एलोपैथिक दवाओं का असर 9 के बराबर होता है। ज्यादा असरदार कौन होता है? आयुर्वेदिक। लंबे समय से आज तक आयुर्वेदिक दवा ही मलेरिया से बचने का एक प्रमुख उपाय है। और आयुर्वेदिक दवा मतलब पौधों के उत्पादों से बनाया गया दवा।
ऐसे दवा जो रसायन से बनते हैं उसे एलोपैथिक कहते हैं, और पौधे के उत्पादों से जो बनते हैं उसे आयुर्वेदिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना के छाल से दवाई बनाई जाती थी जिसका नाम क्या था? कुनैन। और कुनैन मलेरिया का सबसे प्रभावी दवा है। कुनैन मलेरिया का सबसे प्रभावी दवा है। जो विषुवत रेखीय वर्षा वन में पाए जाते हैं सिनकोना के पेड़, उसी के छाल से बनाए जाते हैं। क्लियर? और हमारे सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में स्थित है, वहाँ के वैज्ञानिक ने भी एक नए पौधे के छाल से एक नए तरह के दवाई बनाया है। उन्होंने अंटेमेसिया के पौधे से आर्टिथर नामक दवाई बनाया है जो कुनैन के तरह ही प्रभावी है। क्लियर? और इससे 3 वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। उन वैज्ञानिकों का नाम पढ़िए आप। रास्ता छोड़ दीजिए थोड़ा दोस्तों। हेमोपैथी कैसे बनता है? हेमोपैथी कैसे बनता है? अरे हेमोपैथी तो हम देखे, पता नहीं क्या क्या बनता है, हमें भी पता नहीं है हेमोपैथी। पैरामीशियम किस वर्ष का प्रोटोजोआ है? पैरामीशियम सिलिएटेड क्लास कहते हैं। पैरामीशियम को क्या कहते हैं? सिलिएटेड क्लास। क्लियर हो गया? मलेरिया को मलेरिया नाम किसने दिया था? मैकुलॉक ने। किसने? सबसे पहले किसने बताया मलेरिया परजीवी के कारण होता है? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस पहले ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया मलेरिया परजीवी के कारण होता है। क्लियर? किसने सर्वप्रथम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की? लेबेरॉन ने। किसने? तो कुल 3 वैज्ञानिक है, रोनाल्ड रॉस, लेबेरॉन और मैकुलॉक। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, हमारे देश में अभी भी मलेरिया का उन्मूलन नहीं हुआ है। भारत सरकार 2016 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन संरचना की घोषणा की, जिसके तहत 2030 तक मलेरिया का पूरी तरह से उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। बात को समझे? भारत सरकार वर्ष 2016 में कौन से कार्यक्रम की घोषणा की है? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन संरचना। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन संरचना कब शुरू की गई? और इस योजना का लक्ष्य यह है कि वर्ष 2030 तक भारत से मलेरिया को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए? उन्मूलित कर दिया जाए। और मलेरिया के उन्मूलन में सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि मच्छरों को ही क्या कर देना है? समाप्त कर देना है। क्योंकि मलेरिया होगा तब जब काटेगा मच्छर। इसीलिए सरकार ये सोचा है कि मलेरिया के रोगी को नए नए दवाएं बनाने से अच्छा है मच्छर को ही समाप्त कर दिया जाए। ना रहेगा बांस ना ही बजेगी। बात समझ रहे ना? तो मलेरिया उन्मूलन के जितने भी लक्ष्य बनते हैं उनमें दवाइयों से ज्यादा बात मच्छर को मारने पर होता है।
सरकार भी सोच रहे हैं कि दवाई पर रिसर्च कराएंगे, बहुत बड़ी राशि खर्चा होगी, फिर रोगी को फ्री में दवाई देना पड़ेगा, अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि जितना मच्छर है उसी मच्छर को ही खत्म कर दिया जाए। मच्छर ही नहीं रहेगा तो काटेगा कौन, और काटेगा ही नहीं तो मलेरिया होगा ही नहीं। तो मच्छर से बच गए, मलेरिया होने का कोई चांस है ही नहीं। दोस्तों क्लियर हुआ बात? एक बार फिर से प्लाज्मोडियम पर नजर दौड़ा दीजिए, क्योंकि हमारा काम पढ़ाना ही नहीं दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते क्लास में ही याद करवा देना है। एक बार पढ़िए, तब मिलाते हैं आपको हम अगले प्रोटोजोआ से। अगला प्रोटोजोआ है लेशमैनिया। डोनोवैनी, लेशमैनिया, डोनोवैनी, लेशमैनिया, डोनोवैनी। और दोस्तों लेशमैनिया इंग्लैंड का एक जगह है और डोनोवैनी चेन्नई में एक जगह है। पहली बार इस बैक्टीरिया, इस प्रोटोजोआ, ये भी एक प्रोटोजोआ है, और यह परजीवी प्रोटोजोआ है, परजीवी प्रोटोजोआ है जो मानव में कालाजार रोग फैलाता है। क्या फैलाता है? कालाजार रोग। कालाजार रोग में हड्डियां बहुत दर्द करने लगती है और शरीर काले पड़ जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, शरीर काले पड़ जाने के कारण इसका नाम कालाजार नहीं रखा गया है, बल्कि कालाजार इसलिए रखा गया है कि इसी पर सहमति बनी। तो कालाजार नाम, कालाजार के रोगी जो होते हैं उनके शरीर अंतिम समय में काले पड़ जाते हैं। क्यों? तो इस रोग में रक्त की कमी हो जाती है शरीर में, और रक्त के कमी से ही शरीर क्या पड़ जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। तो लिस्मैनिया डोनोवैनी भी प्लाज्मोडियम के तरह एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो मानव शरीर में कौन रोग फैलाता है? और इस प्रोटोजोआ की खोज वर्ष 1903 में एक साथ इंग्लैंड के लेशमैनिया और चेन्नई के डोनोवैन में लगा था। इस परजीवी प्रोटोजोआ का खोज एक साथ वर्ष 1903 में इंग्लैंड के लेशमैनिया और चेन्नई के डोनोवैन में हुआ था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लेशमैनिया डोनोवैनी। इसका नाम क्या पड़ गया? यह कैसा प्रोटोजोआ है? परजीवी प्रोटोजोआ है जो कौन से रोग फैलाता है? कालाजार रोग। कालाजार रोग फैलाता है। कालाजार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। हालांकि हड्डी तोड़ बुखार डेंगू में भी होता है। किसमें? डेंगू में भी होता है, लेकिन कालाजार में भी होता है। अब देखिए कि ये जो लिस्मैनिया डोनोवैन है, इसको भी अपना परजीवी जीवन व्यतीत करने के लिए प्लाज्मोडियम के तरह कितने पोषक की आवश्यकता होती है? 2 पोषक की आवश्यकता होती है। एक है सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी, और दूसरा है मानव शरीर। मानव शरीर निश्चित तौर पर मानव शरीर इसका क्या है? प्रधान पोषक है, जबकि सैंड फ्लाई को क्या कहा जाता है? वाहक कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है, या आप इसे माध्यमिक पोषक भी कह सकते हैं। यानी कि लिस्मैनिया डोनोवैन का भी पूरा जीवन कितने शरीर में पूरा होगा? 2 शरीर में। एक शरीर में ये पूरे जीवन को व्यतीत
नहीं कर सकता है। इसका माध्यमिक पोषक सेंड फ्लाई है, बालू मक्खी है, और बालू मक्खी जब मानव को काटता है तब यह लिस्मेनिया डोनोवेन प्रोटोजोआ पहुंचता है मानव शरीर के ब्लड में और फैलाता है कालाजार रोग। अब कालाजार रोग जो है लगभग अब धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है, लेकिन पूरे विश्व में जितने भी कालाजार रोग होते हैं उसका 50% अकेले भारत में होते हैं। भारत में जितने भी कालाजार रोग होते हैं अकेले 70% बिहार में होते हैं। क्लियर? तो सबसे ज्यादा विश्व में कालाजार रोग से प्रभावित है हमारा बिहार। अब ध्यान दीजिए कि आखिर बिहार कालाजार से इतने प्रभावित क्यों है? तो कालाजार रोग का संबंध गरीबी से है। किससे है? गरीबी से है। यह जो सेंड फ्लाई है ये ऐसे घरों में पाए जाते हैं जिस घर के नीचे में फर्श मिट्टी के होते हैं और अंधेरा बना रहता है। घर अंधेरा बना हुआ है, फर्श मिट्टी के हैं, वहीं रहने के उपयुक्त स्थान है किसका? स्वाभाविक है कि घर का फर्श मिट्टी है, घर में अंधेरा रहता है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति गरीब है और यह रोग मुख्य रूप से गरीबी से जुड़ा हुआ है। कालाजार रोग बिहार में भी जो फैले हुए हैं, खासकर उन इलाकों में जहां गरीब लोग रहते हैं, जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर ही इस रोग का प्रकोप ज़्यादा है। जैसे जैसे आर्थिक स्थिति लोगों की बेहतर होते जाएगी और घर बनते जाएंगे, अच्छे घर बनते जाएंगे, निश्चित तौर पर कालाजार रोग से हम मुक्ति पा सकते हैं। फिलहाल तो भारत में जितने भी कालाजार के मामले आते हैं अकेले 70% मामले बिहार में, जबकि 30% मामले उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और कुछ पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्य में अब पूरी तरह से कालाजार खत्म है। यानी ज्यों ज्यों हम विकसित होने के श्रेणी में आगे बढ़ेंगे कालाजार रोग से हमें क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। गरीबी खत्म, कालाजार खत्म। लेकिन गरीबी कब खत्म? राहुल गांधी तो बोले एक झटके में गरीबी खत्म करेंगे। बात समझे जी? बस इतना ही जानना है। एक क्लास और लेंगे इस चैप्टर को समाप्त करने में दोस्तों। क्लियर? तो आज के क्लास में दीजिए हमको इजाजत। अगले क्लास में हम आपके तीसरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। एक आदमी बोलिएगा तो कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। अब प्रश्न में कोई दिक्कत? किस प्रश्न में है दिक्कत? 63 आर्किड में बिलामन उत्तक पाया जाता। कहां पाया जाता है? मूलों में पाया जाता है। हाँ तो इसका बी होगा। ओ 63 का बी होगा। बी तो दिए थे। अच्छा सर से मिस्टेक हुए होंगे, तो 63 का बी होगा। दोस्तों दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक प्रश्न बनाते रहिए और पढ़ते रहिए।